मेरा ऐसा मानना है कि एवरी अर्निंग इंडिविजुअल हैज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम वेल्दी। तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के और खुद की फैमिली की तरफ है कि मैं अपने जो लेवल पे हूँ वो लेवल से ऊपर पहुंचने का ट्राई करूँ। राइट, सो दैट इज द यू नो थ्री थर्ड रीजन। सो तीन रीजन मेरे हिसाब से है to start financial planning even at the smallest level possible by an individual। जैसे आपने बताया कि मेरा क्वांटम ऑफ अर्निंग डज नॉट मैटर, बट ये क्यों करना चाहिए उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी जिंदगी में एक टाइम पे अचीव कर पाऊँ, कितना जल्दी कर पाऊँ कि मेरा जो खर्चा है, मेरी फैमिली का एवरी मंथ का खर्चा है, मेरे जो सेविंग्स है या इन्वेस्टमेंट्स है उसके रिटर्न से ज्यादा वो हो जाए, खर्चे से ज्यादा मेरा रिटर्न हो जाए, सो दैट आई डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी। चौथी चीज है कि मैं LIC की या कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लूँ जो 20-25 साल की होती है, बट वो पॉलिसी में ये एक ही होता है, उसको एंडाउमेंट इंश्योरेंस बोला जाता है। मैं बिल्डिंग से ऊपर से नीचे जंप भी मारूंगा तो भी 5.5% से ज्यादा उसमें मुझे रिटर्न नहीं मिलने वाले। राइट, तो ये जो सब मैंने ऑप्शंस बताए, राइट, ये सबको बोला जाता है फिक्स्ड इनकम एसेट क्लासेस। तो हम वो ग्रोथ फेज से अभी गुजर रहे हैं व्हाइल वी आर टॉकिंग राइट नाउ। तो 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की तो जर्नी हो चुकी है और 4 से 5 की तरफ हम लोग गुजर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू किया उनका 2 ट्रिलियन तो गया ऑलरेडी। एल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने सबने नाम सुना होगा, उन्होंने बताया बताया था when he was alive कि compounding is the eighth wonder of the world। Those who Wow. understand it utilize it, who don't understand it end up taking bank loans। Namaste दोस्तों, welcome back to our podcast show Career Storyteller, where we, that is my co-host Ramya Shastri and I, Vivek Kuntoji, share stories and build careers that are not conventional। आज भी हम ऐसे ही एक नॉन कन्वेंशनल करियर जर्नी लेकर आए हैं। Every earning individual in India has a moral responsibility to become wealthy। ये मैं नहीं बोल रहा, बल्कि आज के हमारे गेस्ट सेलिब्रिटी फाइनेंशियल एडवाइजर क्षितिज सेठ ने कहा है। और ये सच्चाई है कि हर मिडिल एंड लोअर क्लास इंडियन का सपना होता है कि काश मैं भी अमीर बन सकूं। हमें लगता है अमीर बनने के लिए आपको अमीर घर में पैदा होने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अमीर बनने के लिए पैसे बनाने पड़ते हैं। और पैसे बनाने के लिए सिर्फ पैसे बचाने से नहीं होगा, बल्कि आपको सही सिस्टमैटिक प्लानिंग से होगा। और इसी सिस्टमैटिक प्लानिंग को फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। अगर आपको भी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कैसे करना है और क्यों करना जरूरी है, इन सब के बारे में नहीं पता है, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए ही है। आज के एपिसोड में हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक्स मतलब ABC से जानेंगे अपने गेस्ट क्षितिज सेठ के साथ। क्षितिज एक सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर और फाइनेंशियल एडवाइजर है, जिन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से MBA किया है। 2015 में ऑर्बिट फाइनेंशियल ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 500 से ज्यादा फैमिलीज के फाइनेंसेस ग्लोबली मैनेज किए हैं। फाइनेंशियल डॉक्टर के नाम से मशहूर क्षितिज पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लान्स बनाते हैं और पर्सनल फाइनेंस को सिंप्लीफाई करते हैं। अपने टीम ऑर्बिट के थ्रू उनका विजन है 1 मिलियन लोगों तक पहुंचना टू हेल्प देम इन देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। क्षितिज इंडिया को लेकर बहुत बुलिश है और उन्हें स्ट्रांगली लगता है कि अगले 2 डेकेड्स में सबसे अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हम सब के लिए यही हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। Hello, Kshitij. Welcome to the Career Storyteller. It's a great pleasure having you on our show. Thank you so much for joining us today. Hi Ramya, very good evening to you, thank you very much for having me over। Okay, so today we want to have a conversation on financial planning. So basically, the basics of financial planning, क्या होता है, कैसे करना है, क्यों करना है, and for the beginners like me, so assume that I'm as dumb as
I can get in terms of financial planning, and maybe you are going to guide us on the financial planning aspect. So for the all the beginners in financial planning, so we want to just have an understanding of this entire aspect of financial planning. Okay, Sure. so maybe Sure. to begin with, see, when we talk about financial planning, right? So for an example, if I now that obviously now that we have reached out to you, I mean, you do our financial planning as a financial advisor, right? But then Right. if I have to tell someone, right, ki, why don't you do your financial planning? Yeah, why don't you seek expert advice from a financial advisor? So first thing that people tell me is, अरे मेरे पास तो पैसे ही बचते नहीं है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे करूं, राइट? तो ऐसे Right. सब लोगों के लिए व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? Perfect. Good question. So, see, firstly, अपनी एजुकेशन सिस्टम में हम स्टार्टिंग से लेके जब ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट खत्म करते हैं, आफ्टर दैट द चैलेंजेस की हम पैसा कमाना तो शुरू कर देते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज दैट मनी इन द बेस्ट पॉसिबल वे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में कभी सिखाया ही नहीं जाता है कि पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है बेसिकली। एंड क्या है कि पूरी जिंदगी फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स अगर मम्मी पापा जो आपको महीने का छोटा मोटा अमाउंट देते थे उससे आप चला रहे होते हो, तो द मोमेंट यू गेट दैट क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट, तो जो खुशी मिलती है तो सबसे पहले यही होता है कि इससे क्या लूं, राइट? घड़ी लूं या गाड़ी लूं या बाइक लूं, दैट इज द थॉट प्रोसेस विच एवरी इंडिविजुअल हैज व्हेन दे गेट द फर्स्ट सैलरी. So the first answer to your question is कि बिकॉज एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं सिखाया जाता है, तो माइंडसेट ही नहीं रहता है कि आई नीड टू, मतलब मैं अगर 100 रुपया कमा रहा हूँ तो 100 रुपए में से कुछ रुपए मुझे सेव करने हैं और कुछ रुपए मुझे खर्चा करने हैं बेस्ड ऑन विच एवर लेवल आई एम इन टर्म्स ऑफ हायरार्की. तो इस चीज की वजह से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है कि ये क्यों करना चाहिए, वाई, हर एक चीज में वाई का आंसर हमें मिलना जरूरी है. तो ये इसीलिए करना जरूरी है कि हमारी जो अर्निंग लाइफ है इट इज लिमिटेड. सो अगर आप प्रीवियस जनरेशन की बात करो तो यूजुअली 60-65 तक काम करते थे, अभी भी कर रहे हैं लोग. विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, with the advent of we becoming, I would say it's a very crude word, but less faster than expected, it is possible that beyond the age of maybe between 45 to 50, we हमारा जो हमने जिंदगी में सब कुछ सीखा है, हमारा जो टैलेंट है in terms of our education, that may not be useful going forward. So if we have, जो भी हम पैसा अर्न कर रहे हैं वो पैसे को अगर हम प्रॉपरली मैनेज करना शुरू कर दे छोटे छोटे वेज से, इट्स नॉट एज इफ कि 100 रुपया कमा रहा हूँ तो पूरा का 100 रुपया मैं सेव करना शुरू कर दूँ, वो तो पॉसिबल नहीं. बट उसमें से छोटा छोटा अमाउंट मैं सेव करके ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 10, 15, 20 ईयर्स अगर मैं कुछ जमा कर पाऊँ, सो देन इट मेक्स माई लाइफ बियॉन्ड माई जॉब ईजियर. ये दूसरा पॉइंट है. एंड थर्ड इज कि मेरा ऐसा मानना है कि एवरी अर्निंग इंडिविजुअल हैज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम वेल्दी. मतलब अगर सैलरी अर्न कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ पैसे है जो मैं मेरे अकाउंट में हर महीना आता है, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के और खुद की फैमिली की तरफ है कि मैं अपने जो लेवल पे हूँ वो लेवल से ऊपर पहुंचने का ट्राई करूँ, राइट? सो दैट इज द थर्ड रीजन. सो तीन रीजन मेरे हिसाब से है to start financial planning even at the smallest level possible by an individual. So one important thing, I mean, in fact, two important things जो मैंने यहाँ पे one is the financial literacy or maybe the aspect of the education, the traditional education system जो हम लोग का है, I mean in current system, where very less importance is given towards financial planning or maybe financial literacy, right? अब maybe back जब हम लोग जब पढ़ाई करते थे या हमारा एजुकेशन हुआ था, we never knew about कि what is this exact term, right? Maybe
I think ये हम लोग को realize हुआ once we moved into a corporate life, where we started earning something, and then we realized कि नहीं, we have to do something. There is nothing Right. that end of the month मुझे कुछ salary credit हुआ, and then in the next 10 days of the next month I spend everything, and for the next 20 days I have zero amount in my account, right? This is not going to help me or maybe sustain for the rest of my life. So that Correct. is what I need to think about, how to efficiently utilize the amount that I am getting, irrespective of the number, whatever it is, right? So my question is, ये गैप कैसे फिल कर सकते हैं? आई मीन एजुकेशन सिस्टम में भी इट्स वी आई एम नॉट श्योर हाउ टू डू दैट, बट इज देयर एनी डिफरेंट वे कि हम लोग ये गैप फिल कर सकते हैं? दैट इज वन क्वेश्चन. And the second question is definitely over here is on the third aspect, where you said ki we all come from different phases. Maybe, just for example, maybe someone comes or maybe saying that, okay, I come from a middle class background, right? How do I ensure that going forward, I move from this bracket to be maybe a bracket with, I'm not sure usko, different categorization karna chahiye nahi, but how do I ensure that I move to a different aspect or maybe a lifestyle which is more, giving me, some kind of, जैसे बोलते हैं ना कि संतुष्टि मिल रही है मुझे. हाउ डू आई इंश्योर दैट ओके, एक तरह से हम लोग सिचुएशन में जा सकते हैं? सो कैन यू टॉक अबाउट दिस टू डिफरेंट थिंग्स? श्योर. सो जो पहला क्वेश्चन आपने पूछा, उसके पर्सपेक्टिव से मैं 2-3 चीजें शेयर करता हूँ. One is the fact that कि Charlie Munger, Warren Buffett के partner, he is no more. He died at the age of 100, and he was one of the biggest reasons or architects of Warren Buffett's company Berkshire Hathaway. तो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बताया था that the biggest reason why I wanted to create wealth in my life or create some kind of savings or investments in my life was because I wanted independence. इसका मतलब ये है कि जब more than 90% of the people when they come out of their graduation, post graduation education system से जब बाहर निकलते हैं, उनको सबसे पहला ये होता है कि मुझे एक जॉब चाहिए, एक जॉब लेना है और एक मुझे हर महीना एक फिक्स सैलरी मिलने लगे. ठीक है, बट वो सैलरी जो है वो मेरे अंडरस्टैंडिंग में इट्स डोपामाइन. ओके, वो एक ड्रग है जो 30th और 1st ऑफ एवरी मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, और उसके उसके एक्सचेंज में आप अपना 30 दिन इंक्लूडिंग सैटरडे संडेज हॉलीडेज आप अपना 9 AM से 9 PM का टाइम किसी और को दे देते हो. सो उनके लिए बहुत अच्छा डील है कि आपका पूरा टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स आपको देना पड़ता है, और एक दिन वो आपके अकाउंट में कुछ XYZ अमाउंट क्रेडिट करते हैं, or that's how it works out. So my point is ki one of the biggest reasons why this kind of a planning for anything, anybody, जैसे आपने बताया कि मेरा quantum of earning does not matter, but ये क्यों करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी जिंदगी में एक टाइम पे अचीव कर पाऊँ, कितना जल्दी कर पाऊँ कि मेरा जो खर्चा है, मेरी फैमिली का एवरी मंथ का खर्चा है, मेरे जो सेविंग्स है या इन्वेस्टमेंट्स है उसके रिटर्न से ज्यादा वो हो जाए, खर्चे से ज्यादा मेरा रिटर्न्स हो जाए, सो दैट आई डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी. बिकॉज क्या होता है कि हम सबको तो पता है, मतलब वी हैव लिमिटेड लाइफ हियर ऑन दिस अर्थ. अगर हम वो पूरी जिंदगी जस्ट इसके पीछे दे दे 60-70 years ऑफ आवर लाइफ, तो जब जिंदगी जिएंगे कब, एंजॉय कब करेंगे? So that is the another point why this kind of independence, financial independence is required for any working or earning individual in their lives. And तीसरी चीज ये भी आ जाती है कि many times what happens is कि जैसे आपने बताया कि कभी किसी को वो रियलाइज ही नहीं होता है कि मैं 100 रुपए में से कुछ 10, 20, 30, 40 रुपए बचा सकता हूँ, राइट? तो one of the biggest reasons is कि उसमें ऐसा होता है कि they also follow their previous generation. कि अगर usually parents या grandparents का एक particular way of life रहता है, तो the children tend to follow their previous generations. वो एक चीज हो जाती है. एंड दूसरी चीज ये भी हो जाती है कि
it's something like fitness. We all know that we should regularly walk or uh, go for gymming or do pranayam. Some basic things we all are aware about. But कितने लोग कर पाते हैं वो ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट? सो वही सेम चीज इधर आ जाती है कि काफी लोगों को पता होता है कि भाई मुझे 100 रुपए कमा रहा हूँ, मुझे सेव करना है और मुझे कुछ अपने लिए कुछ बनाना है, क्योंकि हर एक की जिंदगी में फाइनेंशियल गोल्स आने वाले हैं. सो फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आप लोग दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं, मैरिड कपल है, right? So at some point of time you will have different set of financial goals. You may want to purchase a big car. Vivek has a dream of maybe a big car or a big house for Ramya and stuff like that. So अगर ये जो भी financial goals आने वाले हैं, इसको preempt करें अगर हम कि कौन से साल में ये आने वाले हैं और मुझे उसके लिए कितना पैसा लगने वाला है, और उसको बैकवर्ड कैलकुलेशन करके ओके हम लोग अगर आज की तारीख में मैं क्या करूं सो दैट 3 साल 4 साल 5 साल या 10 साल बाद जब मुझे ये पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं उसको फुलफिल कर पाऊँ. तो वो बैकवर्ड थिंकिंग भी बहुत जरूरी हो जाता है. दैट इज व्हाट आई एम ऑफ द ओपिनियन ऑफ बेसिकली. Okay. So maybe you talked about something called as financial goals, right? So maybe I want to now understand is how does financial planning help achieve such short-term or long-term financial goals? परफेक्ट. ओके, गुड क्वेश्चन. सो फाइनेंशियल प्लानिंग का थोड़ा मैं बेसिक्स बताता हूँ अभी, बिकॉज यू हैव आस्क्ड दिस, यू हैव हिट द बुल्स आई कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमने समझ लिया कि करना चाहिए. तो Correct. उसके बेसिक्स क्या है? तो सबसे पहले ना दो चीजें, वेल्थ प्रोटेक्शन, मतलब हम जो पैसा हमने अभी समझ लिया कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, कुछ हमें पैसा सेव करना चाहिए और सही जगह पे कहीं पे इन्वेस्ट भी करके तो हमें रिटर्न्स भी मिले. ये बेसिक हमारा अंडरस्टैंडिंग आ गया. अभी सबसे पहला जो आता है, जो हम लोग बनाने वाले हैं उसको प्रोटेक्ट करना, कि हम 100 रुपया कमा रहे हैं और 20 रुपया सेव कर रहे हैं, बट देयर कुड बी सिचुएशंस, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ इज अ गेम ऑफ चेस एंड यू आर प्लेइंग अगेंस्ट गॉड. तो नेक्स्ट स्टेप वो क्या लेने वाला है या क्या टेंट्रम्स थ्रो करने वाला है, यू एंड आई आर कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट. सो व्हाट डू वी डू कि हम लोग मेंटली फिजिकली तो कोई ऐसी अनफोर्सिन इवेंट आ गई तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग फाइनेंशियली कैसे प्रिपेयर्ड रह पाए. सो वन इज, सबसे पहला पार्ट आता है क्रिएटिंग एन इमरजेंसी कॉर्पस विच शुड बी आइडियली 6 months ऑफ माई सैलरी. कि मैं जो अभी कमा रहा हूँ सालाना, उसमें से 6 महीने का जो मेरा इनकम है उतने इक्विवेलेंट का मेरे पास पहले इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए, जो मैं अपने सेविंग्स में भी रखूँ. Kshitish, maybe Yes. sorry to interrupt you. So you mentioned something called as corpus, right? So what do you mean by corpus? कॉर्पस मतलब पूंजी. जो मैं पैसा अर्न करता हूँ वो अगर, मतलब समझो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई इंडिविजुअल है जो 1 लाख रुपया पर मंथ अर्न करता है और वो 50,000 रुपये सेव कर पाता है हर महीने. तो 50,000 रुपये जब 6 महीने के लिए उन्होंने सेव किए तो वो टोटल हो जाता है 3 लाख रुपया. तो जो 3 लाख रुपया जमा हुआ उसको पूंजी या कॉर्पस इंग्लिश में बोलते हैं. तो मैंने एक कॉर्पस जमा किया अपना और उसको इमरजेंसी कॉर्पस बना दिया. तो एक बकेट बना दिया मैंने अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कि 6 महीने का जो मेरा ये सेविंग्स है उसको मैंने एक जगह पे स्टोर कर दिया कि इसको मैं कभी जिंदगी में कोई इमरजेंसी आ गई या मेरा जॉब लॉस हो गया या मुझे कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ गई, हेल्थ केयर इश्यू आ गया घर पे, तो मैं वो उससे फुलफिल कर पाऊँ. ये सबसे पहला चीज हो गया. सेकेंड चीज कि मोर देन 90% ऑफ द इंडियंस आर वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम पॉवर्टी. ओके, सो Absolutely. 90% इंडियंस ऐसे हैं जो कि उनके पास कोई कवरेज नहीं होता है, जिसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, राइट? कि अगर कोई फैमिली में खुद को या किसी मेंबर को, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को जो खुद की फैमिली के अंडर आते हैं, उनको अगर कुछ काइंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो उसके लिए फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस होती ही नहीं है. एंड मैंने अपनी लास्ट 10 साल की करियर में इतने सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि एक हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से जो पूरी जिंदगी में कमाया हुआ पैसा था वो एक इन जस्ट वन हॉस्पिटलाइजेशन इट गॉट वाइप्ड आउट. तो पहला इमरजेंसी पूंजी या कॉर्पस बनाना, और सेकंड पार्ट है कि खुद की फैमिली को एक सुरक्षा कवच
देना, विच इज हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये दो चीजें जो है ये आपको प्रोटेक्ट करती है, इट्स काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो ये दो चीजों से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू होता है बेसिकली। अगर एज एन अर्निंग इंडिविजुअल आपने ये दो चीज अगर प्रॉपरली कर ली ना, तो आपका 50% जॉब इज डन। क्योंकि आपका आप जो भी जमा कर पा रहे हो, 100 में से 1 रुपया भी जमा कर पा रहे हो, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बिकॉज यू हैव गॉट प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर योर फैमिली एंड योरसेल्फ। और तीसरी और आखिरी चीज आती है विच इज प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस फॉर द इंडिविजुअल मेंबर्स। तो ये टर्म लाइफ ये होता है कि अगर मेन अर्निंग मेंबर है फैमिली का, उसको अगर कुछ हो जाता है तो उसका उसका एक लाइफ इंश्योरेंस लिया गया है, तो उसके फैमिली मेंबर्स को उनके डेथ पे एक XYZ अमाउंट लमसम मिलेगा विच विल बी टैक्स फ्री इन देयर हैंड्स। वो पैसे से उनकी लाइफस्टाइल इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि एक इंडिविजुअल की 1 लाख रुपए की सैलरी है और उनका एक समझो 50 लाख रुपए का होम लोन भी है, तो उनका हम लोग बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये आदमी का नेटवर्थ कितना है वो कैलकुलेट करते हैं। तो 12 लाख रुपए की ईयरली इनकम और 50 लाख रुपए का लोन, तो दैट इफेक्टिवली मीन्स कि दैट पर्सन नेटवर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़। ओके, 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस दिस लोन लायबिलिटी, तो 3.5 करोड़ की उसकी नेटवर्थ हो जाती है। तो वो इंडिविजुअल को 3.5 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज लेने की जरूरत है, क्योंकि उनको कुछ हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहले तो फैमिली को 50 लाख रुपए की लायबिलिटी जो लोन है, लायबिलिटी एज इन लोन है, वो रीपे करनी पड़ेगी। तो 3.5 करोड़ में से 50 लाख पहले ही चले जाएंगे उधर, 3 करोड़ फैमिली के पास करेक्ट। बचेंगे, करेक्ट। और 3 करोड़ वो फैमिली और कुछ भी नहीं कर पाती है, खाली एक फिक्स डिपॉजिट ओपन कर देती है और वो फिक्स डिपॉजिट में वो डाल देती है। तो उसको उनको अप्रोक्सीमेटली 5% के हिसाब से, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स में बता रहा हूँ, 5% के 15 लाख रुपए उनको मिलेंगे। तो इट विल इंश्योर कि उनकी जो करंट लाइफस्टाइल है, जो वो इंडिविजुअल का 1 लाख का इनकम था, वो मेंटेन रहे। तो ये प्रोटेक्शन वाला पार्ट आ जाता है 3 चीजों का। आई जस्ट रिपीट, एक इमरजेंसी पूंजी या कॉर्पस, सेकंड इज हेल्थ इंश्योरेंस एंड लास्ट इज टर्म इंश्योरेंस। तो ये 3 चीज अगर आपने कर ली तो आपका 70% काम हो गया। पहली 2 चीज से 50% और तीसरी चीज से और 20%। तो ये 3 चीज जो है वो मैक्सिमम इंडियन फैमिलीज में मिसिंग होती है। वॉट एवर लेवल दैट यू आर इन, लेवल डज नॉट मैटर। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था खाली 3-3.5 करोड़ वाला। आप कितने भी लेवल पे हो, आप ये 3 चीज कर सकते हो। आप अपनी इनकम में से ये 3 चीज इजीली मैनेज कर सकते हो, अगर एक बार आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि मुझे ये चीज लेनी है और ये करनी है। ओके, तो ये 3 चीज करने के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग का दूसरा कंपोनेंट आता है विच इज क्रिएशन ऑफ मनी। जो मैं सेव कर रहा हूँ अभी, उसको मैं राइट वे में यूटिलाइज करके इन्वेस्ट करूँ। इंडिया जैसी कंट्री में वो करना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे महंगाई, इन्फ्लेशन इज 7% ऑन एन एवरेज। मतलब कंट्री का इन्फ्लेशन 7% होता है। आप और मेरे जैसे लोगों को 10 से 12% का इन्फ्लेशन लगता है, ठीक है। लास्ट ईयर जब मिले थे तभी शायद एंड्रॉइड का 50,000 वाला फोन यूज कर रहे थे, अभी 1 लाख वाला कर रहे हैं, आईफोन ले लिया। तो अपग्रेडेशन ऑफ लाइफस्टाइल कीप्स ऑन हैपनिंग इन अ सिटी करेक्ट। लाइक, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ रीजन, इन्फ्लेशन 7% पूरे इंडिया का एवरेज आप गिन सकते हो, और मुंबई में रह रहे हो तो 10% गिन के चलना है। तो जब 7% अगर आपकी महंगाई है, अगर हर साल आपका आपका जो महंगाई का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, कि आपका जो पैसा है, आपको जो मिलता है, आपकी अर्निंग है, उसका परचेजिंग पावर, मतलब उससे आप क्या खरीद सकते हो, वो सालाना बेसिस पे नीचे जाता है जब महंगाई लगती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल दूध का प्राइस, सॉरी अगर मुझे राइट नंबर नहीं पता है, बट दूध का 68 रुपीज अगर पर लीटर आज का प्राइस है, तो वो 1 साल के बाद 68 रुपीज पर लीटर नहीं रहेगा, शायद वो 75 रुपीज हो गया रहेगा। तो 7% करेक्ट। उसके ऊपर महंगाई लगती जाएगी। तो अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है, आपका जो आप जो सेव कर रहे हो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है, तो एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाएगा कि आप सेव तो कर रहे हो पैसा, बट सवाल ये आता है वेयर इज द मनी, पैसा किधर है, बिकॉज इन्फ्लेशन ने 10 साल करेक्ट। का सेविंग्स को वाइप आउट कर दिया।
तो एक हो गया कि आप इमरजेंसी भी क्रिएट कर रहे हो और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, और दूसरी चीज कि आपको वो पैसे को जो आप सेव कर पा रहे हो उसको बेटर वे में इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, सो दैट आपका वाइपिंग आउट का चांस ना हो जाए बिकॉज ऑफ महंगाई। देर आर मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ पे इतना बड़े पैमाने पे इन्फ्लेशन नहीं है, बट बिकॉज इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, हमारा पॉपुलेशन का एवरेज एज ही 29 है, तो ऐसी कंट्री में प्रोडक्टिविटी इज मोर, तो आपका, और छोटा इकोनॉमी है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिकॉज अभी हमारा इकोनॉमी छोटा है कंपेरेटिवली, बट पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो इन्फ्लेशन नेक्स्ट 15 से 20 साल तक यही पैमाने पे रहने वाला है, दैट वी हैव टू अज्यूम एंड देन मेक द प्लानिंग अकॉर्डिंगली। तो ये चीज आ जाती है। एंड लास्ट चीज है कि एसेट क्लासेस। एसेट क्लासेस मतलब मेरे पास अगर आज 100 रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या है वो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला है कि सेविंग्स अकाउंट में मैं वो पैसा रखता हूँ बैंक के, तो 3.5% उसके ऊपर मुझे सालाना इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं बैंक के सेविंग्स अकाउंट की जगह मैं रखता हूँ वो एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में। तो आज की तारीख में 7% का फिक्स डिपॉजिट है। एंड बेर इन माइंड कि जितना आपका इन्फ्लेशन का नंबर है उतना ही फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न यूजुअली होता है। ठीक है। तीसरी चीज है, मैं पीपीएफ का अकाउंट खुलवा सकता हूँ जो 15 साल के लिए होता है, और उधर वहां पे मुझे टैक्स फ्री 7.1% रिटर्न मिलता है। चौथी चीज है कि मैं LIC की या कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लूँ जो 20-25 साल की होती है, बट वो पॉलिसी में ये एक ही होता है, उसको एंडाउमेंट इंश्योरेंस बोला जाता है। मैं बिल्डिंग से ऊपर से नीचे जंप भी मारूंगा तो भी 5.5% से ज्यादा उसमें मुझे रिटर्न नहीं मिलने वाले। राइट। तो ये जो सब मैंने ऑप्शंस बताए, राइट, ये सबको बोला जाता है फिक्स्ड इनकम एसेट क्लासेस, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। उसमें आपका एवरेज ले लो तो 5.5 से 6% का रिटर्न है, सबका एवरेज है। आपने थोड़ा सेविंग्स में रखा है, थोड़ी एफडी की है, थोड़ा पीपीएफ किया है, थोड़ा LIC की पॉलिसी में पैसा डाला है, तो इन सबका जो क्यूमुलेटिव रिटर्न है वो 5.5 से 6% का आ जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपका इन्फ्लेशन ही 7% है। अगर ये सब जगह पे अगर करेक्ट। आपने पैसा डाला हुआ है तो आप हर साल 1-1% से नीचे जा रहे हो, तो वही आ जाएगा। जब 10 साल तक आप ऐसे करते रहोगे तो 40, मेरे पास काफी बार ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं जो 42 की एज पे मेरे पास आते हैं, 30 पे शुरू किया होता है उनका जर्नी कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे सब जगहों पे करने का। तब जब मैं उनको पूरा बोलता हूँ कि आप अपना पूरा हिस्ट्री इन्वेस्टमेंट का, इनकम का बताइए, तो जब आता है तो मेरा सबसे पहला सवाल उनको होता है, वेयर इज द मनी? पैसा किधर है? तुम बोल रहे हो मैं 12 की एज से सेविंग शुरू किया है मैंने, पर दिख नहीं रहा है पैसा। बोलता है मैंने किया है, मैंने इतना सेव किया है, कहाँ किया है? तो फिर वहां पे आता है कि ये सब एसेट क्लासेस में अगर आपका पैसा सेव हुआ है तो। और इसका एकदम सिंपल एग्जांपल है कि आप मुंबई में ही देखिए कि 2014 में एक प्रॉपर्टी अगर 2 BHK आप कहीं पे भी मुंबई में बाई करने जाते थे, उसकी वैल्यू और आज की वैल्यू में भी काफी सब्सटेंशियल डिफरेंस आता है। तो वो महंगाई जो है वो हर एक जगह पे लगती है, मतलब आपको यू फील द पिंच ऑफ दैट। और इसी वजह से एक एसेट क्लास आ जाता है बाहर, विच इज इक्विटी। तो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात किया, वेल्थ प्रोटेक्शन के बारे में बात किया। अभी इक्विटी एसेट क्लास का ये पूरे प्लानिंग में इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप ऐसी कंट्री में जाते थे जहाँ पे इन्फ्लेशन अगर 2% है, मतलब महंगाई ज्यादा बढ़ नहीं रही है, तो आपको शायद इक्विटी की रिक्वायरमेंट नहीं लगती थी, क्योंकि अगर आपका पैसा भी 2-3% से ग्रो हो रहा है तो यू आर हैप्पी कि एवरीथिंग इज अलाइंड विद ईच अदर। बट जब आप 7 से 10% महंगाई से गुजरते हो अपनी कंट्री में, और अगर आप इक्विटी एज एन एसेट क्लास को इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, अपना पैसे को जो जमा पूंजी है आपकी उसको बेटर वे में ग्रो करने के लिए, तो यू फॉल बिहाइंड द कर्व बेसिकली। तो इक्विटी यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ये कॉल में कि व्हाट इज इक्विटी। तो करेक्ट। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं, मतलब जितना पॉसिबल है मैं बताना ट्राई करता हूँ। तो बेसिकली एक कोई भी एक कंपनी है, राइट, वो कंपनी का एक मोटो होता है कि जो वो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, उसके एम्प्लॉयज हैं, और उसके जो फाउंडर्स हैं या प्रमोटर्स हैं, उन सबके लिए पैसा बनाना। ठीक है। तो वो कंपनी मार्केट में अपना प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करती है,
और वो जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करती है उसकी वजह से वो उनको एक रेवेन्यू मिलता है जो उनकी कमाई बोली जाती है। जैसे सैलरीड लोगों की एक उनको मंथली सैलरी मिलता है, वैसे उनको वो ये कंपनीज को एक रेवेन्यू मिलता है और रेवेन्यू के सामने उनका खर्चा होता है, सेम इंडिविजुअल के जैसा ही है। और उसके आपका अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू योर प्रॉफिट। एकदम सिंपल लेमैन टर्म्स में, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा मैं। सो ये जब कंपनीज बड़ी होना शुरू हो जाती है, मतलब उनका जो रेवेन्यू है वो ग्रो होने लगता है बड़े पैमाने पे, तो उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट लगती है कि मुझे ग्रो होना है, मुझे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाना है, मुझे बड़ा स्टाफ चाहिए, सेल्स स्टाफ चाहिए, काफी चीजें आती है, मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है सो दैट मैं नई फैक्ट्रीज खोल पाऊँ, समथिंग लाइक दैट। तो जब मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट लगती है तो एक टाइम के बाद बैंक के पास जाके मैं लोन नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट शायद वो बैंक फुलफिल ही नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा हो जाता है। तो तब जाके मैं क्या करता हूँ कि एज अ प्रमोटर, अगर मेरा पूरा का पूरा कंपनी 100% मेरे नाम पे है, तो मैं उसका एक परसेंटेज मार्केट में, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट बोलते हैं, स्टॉक मार्केट बोलते हैं, उस वहां पे जाके इट्स अ काइंड ऑफ अ मार्केट प्लेस जहाँ पे मैं अपना एक परसेंटेज अपनी कंपनी का सेल करता हूँ और वहां से इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स सब आके वो मेरी कंपनी का स्टेक बाई करते हैं। तो वो जो मैंने सेल किया मेरा स्टेक, वो स्टेक से मुझे एक कैपिटल मिलता है टू ग्रो माई बिजनेस। और उसके सामने मेरी कंपनी का एक वैल्यूएशन आता है बेस्ड ऑन माय करंट अर्निंग एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग। मेरा यूजुअली 20 टाइम्स ऑफ योर नेक्स्ट, मतलब ये साल का जो प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाई 20। एकदम सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में कि अगर ये कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है ये साल में, तो मल्टीप्लाई बाई 20 विल बी द वैल्यू ऑफ दैट कंपनी। तो 20 करोड़ का उसका नेटवर्क कंपनी का गिना जाएगा स्टॉक मार्केट्स में। तो वो हिसाब से वो कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट्स में। और वो जब कंपनी लिस्ट होती है तो वो कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड होता है, मतलब उसका स्टॉक्स होते हैं, तो वो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं और वो रिटेल इन्वेस्टर्स आपके मेरे जैसे वो स्टॉक्स बाई कर सकते हैं। वो कंपनी ग्रो होगी तो आप उसके शेयर होल्डर है, आप उसके इनडायरेक्ट ओनर्स है वो कंपनी के। तो वो कंपनी ग्रो होगी तो उसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, शेयर प्राइस ऊपर गया तो आपको भी फायदा होगा। ये जो मैंने पूरा आपको बताया, दिस इज बेसिकली बीइंग फॉलोड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ सेंसेक्स बोला जाता है उसको, which is the kind of a value of the top 30 companies of our country। HDFC बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया। 1986 से ये इंडेक्स का मेंटेनेंस शुरू हुआ है, मतलब उसका डेटा ट्रैकिंग जो बोलते हैं कि वो शुरू हुआ है 1986 से। और 1986 में ये वैल्यू था 500 बेसिस पॉइंट, जो आज अभी विवेक बता पाएंगे कि 77,000 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ है, राइट? तो 500 से 77,000, 1986 टू 2014 की जर्नी कन्वर्ट 16% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो मैंने एक नया वर्ड अभी इंट्रोड्यूस किया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR बोला जाता है। ये 90% लोगों को ये चीज कभी समझ में नहीं आती है, बट अगर आपको याद रहेगा तो स्कूल में हमें एक चीज सिखाई जाती थी, सिंपल रिटर्न्स और कंपाउंड रिटर्न्स। कंपाउंड। मैंने एक चीज बताई थी कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमें कभी काफी चीजें सिखाई नहीं जाती है कि मनी मैनेजमेंट क्या करना है। बट मैं हमेशा मानता हूँ कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ने ये एक चीज बहुत अच्छी सिखाई थी, बट मैक्सिमम लोग उसको याद नहीं रखते हैं, विच इज कंपाउंडिंग। कि जब जब 100 रुपया मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो उसके ऊपर मुझे जो रिटर्न्स मिलते हैं, समझो 12% रिटर्न्स मुझे मिले एक एग्जाम्पल तौर पे। तो एक सिंपल रिटर्न्स होता है कि मैंने 12% रिटर्न ले लिए और मेरे 100 रुपये इन्वेस्टेड है, हर साल मुझे वो 12% रिटर्न मिलते रहे। दूसरा होता है कि मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर 12% रिटर्न मिले और मैंने वो री इन्वेस्ट कर दिए। ओके, तो नेक्स्ट ईयर मुझे 112 रुपये के ऊपर रिटर्न मिलेगा। ओके, सो ये जो चीज है, जो मेरे रिटर्न्स के ऊपर मुझे रिटर्न्स मिलते हैं, उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने सबने नाम सुना होगा, उन्होंने बताया था व्हेन ही वाज अलाइव कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दोज who Wow. understand it utilize it, those who don't understand it end up taking bank loans।
जो नहीं समझते हैं वो बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, जो समझते हैं वो ये पैसे को इन्वेस्ट करके कंपाउंड करते हैं, राइट? तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये जो 16% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट सेंसेक्स की 30 कंपनी का 1986 से 2014 में है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि हम लोग पहले जो एसेट क्लासेस की बात कर रहे थे उसमें 5-5.5%, 6% के रिटर्न की बात कर रहे थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इक्विटी एसेट क्लास आ जाता है जिसका इतने सालों में 16% रिटर्न है। तो अगर आप 7% महंगाई को भी लेते हैं तो आप उसको अगर 16% से 16 - 7 करते हैं तो आप 9% से आप इन्फ्लेशन को और महंगाई को बीट कर पाते हैं और कंपाउंडेड होता है रिटर्न्स आपका। तो इसकी वजह से आप 5 या 10 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, मतलब आप अगर इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं तो आप इन्फ्लेशन को इजीली बीट कर पाते हैं। अब 1986 में आप शायद हम लोग तीनों पैदा भी नहीं हुए रहेंगे, तो हम लोग लास्ट 10 साल की बात करते हैं खाली, विच इज 2014 टू 24। 2014 में ये इंडेक्स था कुछ 23,000 के आसपास, जो सेंसेक्स था वो 23,000 के आसपास था, वो आज 77,000 हुआ। ये 10 साल में इट कन्वर्ट्स इनटू अप्रोक्सीमेटली 14% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, 14% रिटर्न होता है। एक ही चीज है कि ये जब 14% रिटर्न में बताता हूँ तो ये एक फिक्स डिपॉजिट जैसा नहीं रहता है कि हर साल मुझे 14% रिटर्न मिलते रहेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ना वो शॉर्ट टर्म में इट इज वेरी वॉलेटाइल इन नेचर। क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि कोई भी न्यूज आते हैं कि अचानक से पता चला कि मोदी जी को एक्सपेक्टेड से कम वोट्स मिले, तो एक दिन में कुछ पैंडेमिक आपने देखा होगा कि आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, बट तभी 35% से एक Yes, हफ्ते के अंदर 35% से ये जो वैल्यू था स्टॉक the मार्केट का wealth erosion. Yes. 44,000 से 26,000 पॉइंट्स पे चला गया था। तो जब आप शॉर्ट टर्म में जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो कुछ कुछ ऐसी चीजें, शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि 5 साल के अंदर के टाइम पीरियड में, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें और इवेंट्स आती है जो आपके और हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और वो इवेंट्स की वजह से रिएक्शन निकलता है। क्योंकि हम कुछ भी बोल ले, हम कितना भी लॉजिकल बोले, बट हम लोग इन दी एंड तो इमोशंस, हमारा साइकोलॉजी जो है वो करेक्ट। वो हमारे पे हावी हो ही जाता है, राइट? तो ये अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो आप जब 14% रिटर्न 10 साल में एक्सपेक्ट आप बताते हो कि हम 10 साल में आए हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि एक साल 20% रिटर्न भी आए हैं, एक साल -10% भी आए, एक साल 25% भी आए, एक साल 60% भी आए। तो एक साल अभी लास्ट एक साल में एवरेज 60% रिटर्न आए हैं एक्चुअली में, जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो दैट इज हैपेंड। सो बट एवरेज रिटर्न जो है अप्स एंड डाउन में से जाके आपका लास्ट 10 साल का 14% रिटर्न हो जाता है। और ये कुछ पैमाने पे इन अपनी कंट्री की इकोनॉमी पे भी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारी कंट्री का 7% का इन्फ्लेशन है, और हमारा जो कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट है, अभी जीडीपी एक नया नंबर मैंने अभी नया चीज इंट्रोड्यूस कर दिया है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, बट उसको एकदम लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो आपका जैसे सैलरी होता है वो हर साल बढ़ता है, ग्रो होता है, वैसे पूरी कंट्री का एक जो रेवेन्यू निकलता है, पूरी कंट्री वर्क। सर्विसेज गुड्स सब कुछ मिला के जो एक कंट्री का ईयरली रेवेन्यू निकलता है वो एक परसेंटेज से ईयरली बेसिस पे ग्रो होता है बेसिकली। तो ये जो ग्रोथ है वो कंट्री का ऑन अ ईयरली बेसिस, वो इंडिया का इन द लास्ट 10 years हैज बीन एट 6%। 7% का महंगाई, 6% का जीडीपी ग्रोथ रेट, दोनों को ऐड कर लीजिए, कंट्री का रियल रेट ऑफ ग्रोथ बोला जाता है उसको, वो 13% का। तो 13 से 14%. करेक्ट। तो 13% का अगर आपका कंट्री का ग्रोथ है तो आपका स्टॉक मार्केट ने वो 14% रिटर्न दिए हुए हैं। सो दैट्स व्हाई इक्विटी इन द लास्ट 10 years, ये हिस्टोरिकल है, हमें आगे जाके क्या होने वाला है वो पता नहीं है, बट वो भी हम लोग गेज कर सकते हैं। बट ये लास्ट 10 साल की जर्नी है कि जहाँ पे ये इक्विटी ने इन्फ्लेशन को बीट किया है, और जिसने वो 10 साल में पार्टिसिपेट किया है, विवेक जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने, तो उन्हें वो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी का फायदा मिला है बेसिकली, राइट? बट ऑन अ सीरियस नोट कि अभी आज 2024 में मैं बैठा हूँ, 10 साल में तो दिया कि भाई अच्छा रिटर्न आया है, 14% मिले हैं, विवेक वेल्दी हो गया है, सब समझ गए।
बट अभी 24 से 34 की जर्नी में क्या होने वाला है उसको हम कैसे प्रीएम्प्ट करें। आज बैठे बैठे हम लोग कैसे सोचे कि नेक्स्ट 10 साल में मैं छोटा छोटा सेविंग करके और कंपाउंडिंग का यूज करके हम मेरा खुद का या मेरी फैमिली के लिए कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ और एक लेवल ऊपर कैसे जा सकता हूँ, जो विवेक ने मुझे पॉइंट आउट किया था कि ये भी आप एक्सप्लेन करना। तो बेसिकली सम फैक्टर्स व्हेन दे कम टुगेदर, मैं हमेशा उसको बोलता हूँ राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हम लोग वी एज अ काइंड ऑफ अ जनरेशन आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हमारी पहले की जनरेशन ने ना ऐसी वेल्थ क्रिएशन होते हुए देखी है, ना हमारे बाद की जनरेशन को ये वेल्थ क्रिएशन देखने मिलने वाला है। So we are at a sweet spot time period as millennials to be able to kind of see through this kind of a journey। ये एक कंट्री की हिस्ट्री में एक ही बार बनता है, ओके और ये कब बनता है यूजुअली, जब वो कंट्री का जो टोटल जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन डॉलर से 10 ट्रिलियन डॉलर की तरफ जाता है। अब तक ऐसी दो ही कंट्रीज है जिनका गया है, विच इज यूएस एंड चाइना। तो जब चाइना। तो ये दो कंट्रीज का, यूएस का इन द 1970s एंड 80s गया था जब उनका जीडीपी एक बड़े पैमाने पे ऊपर गया था, और चाइना का इन द लेट 90s एंड अर्ली 2000s गया था। आप यही टाइम पीरियड में वो कंट्रीज का स्टॉक मार्केट का रिटर्न अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हाईएस्ट ग्रोथ हुआ है। और उसके बाद वो, क्योंकि आपका कंट्री जो है वो इमर्जिंग कंट्री या ग्रोइंग कंट्री से एक एक काइंड ऑफ ह्यूज कंट्री बन जाता है, विच इज द डेवलप्ड नेशन बोलते हैं। तो उसके बाद वो ग्रोथ स्टंट हो जाता है, फिर वो ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो हम वो ग्रोथ फेज से अभी गुजर रहे हैं वाइल वी आर टॉकिंग राइट नाउ। तो 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की तो जर्नी हो चुकी है और 4 से 5 की तरफ हम लोग गुजर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू किया उनका 2 ट्रिलियन तो गया ऑलरेडी, अभी 6 ट्रिलियन बचा है। तो रम्या ये जो जैसे लोगों ने। या तो ये जो जर्नी है वो अभी भी नेक्स्ट 10 से 15 साल की बाकी है। और इसमें प्रीएम्प्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स है जो दिखा रहे हैं कि हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक तो स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। हम लोग पॉलिटिक्स पे नहीं जाएंगे, बट एक ही है कि 2014 से 2029 तक मोरलेस एक ही गवर्नमेंट रहने वाली है। एंड मोरलेस इट इज प्रो ग्रोथ गवर्नमेंट, इट्स नॉट अ पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को जैसे हर एक इंडिविजुअल को अर्निंग और एक्सपेंसेस करना रहता है, वैसे गवर्नमेंट को भी खुद को ग्रो करना रहता है। बट वो ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, नए रोड्स बनाना, नए ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन, नए एयरपोर्ट्स बनाना, राइट। वो सब के लिए वो करना तो है ही गवर्नमेंट, बट वो सब के लिए पैसा भी चाहिए रहता है। और ये पैसा कैसे आता है, जब आपके मेरे जैसे लोग पूरा महीना कमाई करके 30-35% गवर्नमेंट को अपना इनकम का दे देते हैं। तो वो जो जो डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो हम लोग जीएसटी के थ्रू भरते हैं, तो ये है कि जीएसटी 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और 2018 में इंट्रोड्यूस होने के बाद आज एक महीने का 2 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का जीएसटी का रेवेन्यू है, जो मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीछे और लोगों को जो मैं और एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि हमारी कंट्री की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, बट 140 करोड़ में से जो एक्चुअली अर्निंग इंडिविजुअल है वो लेस देन 30 करोड़ है। 30 करोड़ ही है जो एक्चुअल में अर्न करते हैं। एंड देर आर 90 करोड़ पीपल हु आर अर्निंग लेस देन 2 lakhs a year। 2 लाख से भी कम उनकी एनुअल इनकम हो जाती है। और ऐसे लोग हैं उनको गवर्नमेंट डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट देती है इन 2 ways। एक होता है कि वो दे आर प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स और उनके लिए सैनिटेशन कर रही है और उनके लिए घर बना रही है, हाउसिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट गवर्नमेंट। तो ये जो जो डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट्स होते हैं वो गवर्नमेंट ये 90 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की ट्राई कर रही है। और दूसरी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो बता रहा था वो गवर्नमेंट करने का ट्राई कर रही है थ्रू दिस जीएसटी रेवेन्यू एंड हमारे जो इनकम टैक्स है उसके, विच इज डायरेक्ट टैक्स। तो ये दो चीजों की वजह से ये होता है कि कंट्री में कंजम्पशन बड़े पैमाने पे शुरू हो जाता है, क्योंकि मनी इज रीचिंग टू द राइट सेट ऑफ पीपल और वो लोग खर्चा करेंगे, राइट। जब उनके पास डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट जाएगा तो उनके पास जो भी सेविंग होगा वो बेटर वे में खर्चा कर पाएंगे।
और लास्ट चीज ये आ जाती है कि गवर्नमेंट जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, उसकी वजह से देयर लॉट ऑफ कंपनीज विच आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ रेवेन्यू, तो वो कंपनीज ज्यादा लोगों को हायर कर पाएंगे। और ये इससे ये पॉइंट आ जाता है कि हमारी एवरेज पॉपुलेशन 29 की है, तो हमारी, मैं प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा था कि आप यूएस में जाएंगे तो एवरेज पॉपुलेशन इज बियॉन्ड 50, जापान में एवरेज पॉपुलेशन इज बियॉन्ड 60, यूके में एवरेज पॉपुलेशन इज बियॉन्ड 50। तो ये जब पॉपुलेशन 50 और उसके बियॉन्ड जाना शुरू हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपको घर बैठे चीजें चाहिए, आपको बाहर जाके काम नहीं करना है, आपको रेवेन्यू या सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करनी है, वो सब चीजें आती हैं। प्रोडक्टिविटी बिकॉज इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द यंगर पॉपुलेशन, तो बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस इज कि कंजम्पशन इंक्रीजेस सब्सटेंशियली, क्योंकि ये सब जो इतने सारे यंग लोग हैं, सब लोग को शायद एक जॉब नहीं मिलती है, तो कुछ लोग खुद का एक बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर करेंगे, और उन सबको इनकम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैमाने पे मिलने वाला है। और ये जब होता है तब एक कंजम्पशन ब्लास्ट ऑफ होने वाला है। तो जो मैंने बताया था कि 2 लाख से कम एनुअल इनकम है काफी लोगों की, वो इंक्रीज होके 3, 4, 5 लाख पे जाने वाली है। और जब जब ये होता है, जब कंजम्पशन ब्लास्ट ऑफ होता है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इतना स्पेंडिंग करता है, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है। तो ये सब जो चीजें, इफ यू सी, जो अमित शाह जी बोलते हैं क्रोनोलॉजी समझिए, तो ये क्रोनोलॉजी में हर एक चीज परफेक्टली बैठ रही है। सो दैट्स व्हाई आई पर्सनली एम ऑफ द ओपिनियन कि अगर आप खुद से भी अपना रिसर्च करें ये सब चीजों के बारे में, डेटा इज रेडीली अवेलेबल कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, टैक्सेशन कैसे कलेक्ट कर रही है। बट अगर थोड़ा इसके बारे में खुद से भी अगर गूगल पे भी सर्च कर पाए, तो आपको पता चल जाएगा कि वी आर काइंड ऑफ अ super high growing economy which is going in the direction of a developed country in the next 15 to 20 years time period। तो इसका फायदा कैसे ले हम लोग, एक एक चीज ही है जो हम लोग इससे इसका फायदा ले सकते हैं, विच इज थ्रू इक्विटी मार्केट। कि जब ये जब ग्रोथ होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो ये करने वाली कंपनीज, जो कंपनीज ये इसका पार्टिसिपेट करेंगी, उनका भी ग्रोथ होने वाला है, वो कंपनीज का भी। और वो कंपनीज में हम लोग अगर शेयर होल्डर बनते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो कंपनीज में अगर हम लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं, उनका ग्रोथ होगा तो हमारा ग्रोथ होगा, एंड विच विल इवेंचुअली लीड टू बीटिंग इन्फ्लेशन। सो ओके एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, बट मैंने ये छोटे से क्वेश्चन के आंसर में मुझे बहुत सारे सवाल है। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ जस्ट फ्रॉम अ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आपने बताया कि 90% of the population is not financially literate, or maybe is not even thinking about how to get into this, maybe 10%। and जब हम लोग 10% का डेटा हम लोग कंसिडर करते हैं, maybe they are more corporate job, people who are into more corporate jobs, because once we get into corporate, maybe there are certain system, I mean the system in corporate is that ki, okay, you get an X amount, of that X amount there is some percentage of that amount goes towards PF, right? Because that is how your salary is bifurcated। So आपको करना है नहीं करना है, but then there is still जो forcefully आपके से लिया जाता है, and then it's put towards PF अगर वो सही है, या maybe I think it is a good way to at least give someone की push towards ki हाँ do that। and then also the other segment that the corporates take care of is maybe having some healthcare insurance, or maybe some kind of a insurance towards individuals, maybe that can be a group insurance or whatever it is। Now coming to this 90% of the segment who are not even focused on doing financial planning and also, and there is another number that you said, one is there is majority of the population who is earning close to 2 lakhs or maybe less than 2 lakhs, okay? And then there is an average number of people in India who have an average salary of say 5 lakhs to 6 lakh. I mean, this is a number that I could read, or that is a number that we have, saying that okay, India mein average population or average number of people earn somewhere around between 5 to 6 lakh। Now again, there might be different people saying that nahi yaar IT mein zyada hota hai, but that is how the average is। And
ये 5 to 6 लाख का तो ठीक है, चलो फिर भी इन अ कॉर्पोरेट जॉब पीपल टेक केयर ऑफ इट. दिस 2 लाख का जो नंबर है, जो फॉल बिलो दिस 2 लाख, वेयर गवर्नमेंट स्पेंड्स अ गुड अमाउंट ऑफ our tax amount in fulfilling their needs, maybe through certain ways, right? ये जो 2 लाख का नंबर है, how do people get into this financial planning? Even if I say, okay, मेरा annual income is 2 lakhs. If I break it down into a monthly income, maybe I say that, okay, I earn around somewhere between 14 to 16,000 per month, right? And जब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, when the inflation is continuously growing beyond 7, how do an individual get into it? जब मेरे in hand salary 14-16,000 है, अगर मेरे 50 चीजें हैं ना, बेसिक नीड्स, आई मीन रोटी कपड़ा मकान ही मेरा फुलफिल नहीं हो रहा है, how do I get into this financial planning aspect? Sure. So I want to just extend this question, Kshitij. So यही exactly question मुझे भी था. For an example, it's like you already have so less in hand. You have so many things to take care of. इतना inflation है. Plus now इतने सारे varieties of options है to invest. You talked about protection. You talked about mutual funds. You talked about FDs, right? As an Indian mentality, we all want to play safe, right? कि म्यूचुअल फंड्स, ओ गॉड कितना वॉलेटाइल है, यू योरसेल्फ मेंशन, राइट? अगर मैं उसमें पैसा डालूंगी या डालूंगी, पता नहीं कंपनी कैसे करेगा, क्या करेगा. ऑब्वियसली देयर इज अ मैथ टू इट एंड टेक्निकल एस्पेक्ट टू इट टू कैलकुलेट एंड देन डू द इन्वेस्टमेंट, राइट? बट देन लेमैन लाइक मी विल नॉट अंडरस्टैंड दैट. तो म्यूचुअल फंड पहले ही जो बोल दिया तो उनको ऐसा लगता है, ओ शिट, मैं इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, राइट? तो वैसे लोगों के लिए क्या ऑप्शन, कहाँ पे स्टार्ट करना है? परफेक्ट. सो इस विवेक, जो आपने पॉइंट बताया कि अगर कोई बंदा 15-16-18 रुपए महीने का अर्न कर रहा है, तो पॉकेट इन्वेस्टमेंट का भी उनके लिए ऑप्शन होता है, विच इज कि 500 रुपया भी अगर महीने का बचा पाता है तो वो भी कर सकते हैं. सी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सालाना महीने का 10 लाख रुपया कमाते हैं और 0 सेविंग कर पाते हैं, और ऐसे लोग देखे हैं जो महीने का 15,000 रुपया कमाते हैं और 7,000 रुपये का सेविंग करते हैं, राइट? वाह. तो so there are extremes on both ends, no doubt about it. मतलब पहले तो मेंटालिटी पे आ जाते हैं कि मेरा माइंडसेट होना चाहिए कि मैं 100 रुपया भी बचा पाया ना तो मैं बचा पाऊंगा, वो एक माइंडसेट चाहिए रहता है. और हम ये फाइनेंशियल अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करते हैं वो मैं बताता हूँ कि हमारे घर पे मेड सर्वेंट्स होते हैं या ड्राइवर्स होते हैं, या हमारे लिए कुछ काम करने लोग आते हैं जो पेंटर्स होते हैं, राइट? तो ये सब लोगों को हमने इंस्पायर किया है टू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर इनकम एवरी मंथ. आप कितना कर पाते हो वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, बट आप कीजिए 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया. तो म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट पर मंथ करने का ऑप्शन शुरू हुआ है अभी. तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े अमाउंट का ही पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करना, बट हाँ, मेंटालिटी रही कि मैं वो 100 रुपया भी इन्वेस्ट करूंगा, हर महीना थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का ट्राई करूंगा, या सालाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का ट्राई करूंगा. तो दैट मेंटालिटी इज रिक्वायर्ड. ठीक है. और दूसरी चीज की हमने एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया था, जो विवेक आपने जो बताया 5 से 6 लाख के इनकम ग्रुप वालों के लिए. सो वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी हु इज अर्निंग 50 to 70,000 अ मंथ. 15 by 15 by 15 by 15. मैं 70,000 रुपया कमा रहा हूँ, 15,000 रुपया उसमें से मैं बचा पाता हूँ अगर, और मैं हर महीना 15,000 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ, और हर साल मैं उसके ऊपर 15% का राइज देता हूँ. मतलब मैंने 15,000 से शुरू किया, नेक्स्ट ईयर 17,000 करूंगा, फिर 19. जैसे मेरी सैलरी की राइज होगी या मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे मैं उसको बढ़ाऊंगा. अगर मैं ये 15 साल तक कंटिन्यू कर पाता हूँ, ओके, और मुझे अगर 15% के जो रिटर्न है जो लास्ट 10 साल में स्टॉक मार्केट से मिले हुए हैं, वही सेम अगर नेक्स्ट 15 साल में मुझे मिलते हैं, तो मेरा टोटल अक्यूमुलेटेड कॉर्पस होता है 2.25 करोड़, 2,25,00,000 रुपए में ये एक 15,000 रुपए के एक इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकता हूँ. तो आपका एक जो एवरेज आपने पॉपुलेशन बताया जिनका 6-7 लाख के आसपास का इनकम है, उनके लिए ये 15 by 15 by 15 by 15 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इतना तो कर पाएंगे
आप खुद के लिए, तो इतना तो कीजिए। और इतना करके फिर आप देखिए कि 15 साल की आपकी लाइफ जर्नी में आप क्या वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा चीज जो विवेक आपने बताया कि प्रोविडेंट फंड, लोगों को ऑटो डिडक्शन होते हैं उनके अकाउंट से, विच इज क्वाइट गुड। 8.15% का आज इंटरेस्ट रेट है, तो कुछ इन्फ्लेशन से 1% ज्यादा, पर एटलीस्ट कुछ सेविंग तो हो रहा है। जो आदमी एक भी Yes. रुपया सेव नहीं करने वाला, तो उसको बाय डिफॉल्ट सेव हो रहा है। बट मैं कुछ ऐसे भी केसेस बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो प्रोविडेंट फंड था उतना ही खाली सेविंग किया, उसको छोड़ सेविंग्स के की है। जितना कमाते थे पूरा मैक्सिमम खर्चा। पब्लिक वैसी है। हाँ, तो मेरे साथ ऐसे केसेस आए थे लास्ट 4 साल में कि उनका जो रिटायरमेंट प्लानिंग किया गया कि आप अभी 60 इयर्स के हुए, आप रिटायर हो रहे, आपका ये प्रोविडेंट फंड का जो जमा पूंजी है आपका, उससे अभी आपको 61 से 85, 25 साल की जिंदगी में चलाना है। तो वो जो जमा पूंजी होता है, इन मोस्ट केसेस वो 73 से 74 के बीच में खत्म हो जाता है। तो वाइल वाओ। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग कुछ चीजें सेव कर पाएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ओके, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल मिस आउट ऑन इज कि अगर मैं उसके ऊपर खाली डिपेंडेंट रहूंगा कि उसी से मेरा काम हो जाएगा, तो यू आर गोइंग टू बी इन फॉर अ वेरी रूड शॉक when you actually realize that money। और मेरे आंख के सामने ऐसे केसेस हुए हैं फॉर पीपल who had to reduce their lifestyle, कि अगर मैं 100 रुपया कमा रहा था और 90 रुपया मैं खर्चा कर दे रहा था, तो अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि अभी मैंने रिटायरमेंट लिया, मुझे प्रोविडेंट फंड आया, अभी मुझे 30 रुपये में चलाना पड़ेगा। मैं अभी 100 रुपया 90 रुपया खर्चा नहीं कर पाऊँ। तो या तो आपको लाइफस्टाइल बड़े पैमाने पे नीचे लेके जाना पड़ेगा, या फिर आपको आपका जो पैसा है वो कभी ना कभी जीरो जल्दी हो जाएगा। तो ये चीज आ जाती है। सो ऑल इन समरी फॉर दिस पॉइंट आई वुड से कि आप कितना अर्न करते हो वो मैटर नहीं करता है। आप उसमें से आपका एक मेंटालिटी होता है कि मैं कुछ ना कुछ सेव करके एक साइड पे एक इन्वेस्टमेंट करता जाऊँ, वो जरूरी होता है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने हमेशा देखा है कि एक वॉरेन बुफे का और एक सेइंग है कि इफ यू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड, वन डे यू विल हैव टू सेल थिंग्स दैट यू डू नीड। अकल का लड्डू बोलते हैं इसको। Yes. Absolutely. तो उसमें ऐसा है कि मैंने मेनी टाइम्स आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जो लोग सिंपलिस्टिक एक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, कोई भी लेवल पे पहुंच जाए, कितना भी उनका अर्निंग हो, बट एक बेसिक जो मेंटालिटी है अगर उनका राइट मेंटेन रखते हैं और मेंटल बैलेंस रखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपकी पहली सैलरी आएगी, आपको तो मम्मी पापा छोटा छोटा अमाउंट देते थे, उसी से काम चला रहे थे। बट अभी वो ब्लास्ट हुआ, अभी सीधा 100 रुपया से 1 लाख रुपया मिलने लगा महीने का। सो व्हेन दैट हैपेंस, तो योर माइंडसेट आल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल कि कुछ भी हो जाए मुझे इसमें से एक XYZ अमाउंट बचाना है। और इसका मैं एक फॉर्मूला भी बताता हूँ जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग में लोगों को बोलते हैं फॉलो करने के लिए, विच इज 40-30-30। आप अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो 30 रुपया ऐसा है जो आपका महीने का फिक्स एक्सपेंस में जाने वाला है, रोटी कपड़ा मकान, राइट। दूसरा 30 रुपया है जो आपका वन टाइम एक्सपेंसेस में जाएगा, जैसे आपने अगर घर लिया है तो उसका लोन के पीछे जाएगा, EMI करोगे, या आप गाड़ी के लिए कुछ करोगे, गाड़ी लेना चाहोगे, या आप छुट्टी पे जाओगे, हॉलीडेज पे जाओगे। और जो बैलेंस 40 रुपया बचता है वो आपका सेविंग्स होता है। तो एवरी अर्निंग इंडिविजुअल हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव 40 रुपीज मिनिमम। चलो मैक्सिमम बोल देते, मिनिमम तो नहीं बोल पाएंगे, मैक्सिमम 40 रुपीज कि उसके आसपास का नंबर अगर आप अचीव कर पाते हो, 30 रुपया, 25 रुपया, 35 रुपया, so then you are going in the right direction. So that formula everybody needs to remember, going forward. Yes. Also, जैसे बताया ना, माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट। ये माइंडसेट में ये इम्पोर्टेंट है, यू वन नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ डू आई डिफरेंशिएट बिटवीन द नीड्स एंड वांट्स ओवर हियर, राइट? आई मीन, इफ Perfect. अगर हम लोग वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि जरूरतें क्या है और मेरी इच्छाएं क्या है,
even if you are earning, as you said, right, monthly 10 lakh rupees, you would still be, बोलते ना, कमी है कुछ। हाँ, सो आप आपके सैलरी स्लिप या फिर आपके अकाउंट में आप अमीर रहोगे, बट आप एंड ऑफ द डे आप खुद सोच सकते हैं हाउ यू आर गोइंग टू सस्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? आई मीन इफ यू डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन द नीड्स एंड द वांट्स, राइट? तो विवेक, आपने मेरे हार्ट के नजदीक ये पॉइंट है बहुत जो छू लिया है, तो मैं आपको इसमें दो चीजें शेयर करना चाहूंगा। वन थिंग इज, अगेन चार्ली मंगर का मैं नाम लेता हूँ, उन्होंने बताया था कि एनवी इज द बिगेस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल्स वेल्थ। एनवी, जब आप आप बिल्डिंग में रहते हैं, आप बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं, तो काफी बार बिल्डिंग में किसी ने नया मर्सिडीज लिया होगा या ऑडी लिया होगा, तो वो जब गाड़ी आपके बाजू में से गुजरती है तो देखते हैं आप कौन बैठा है, ये इसको तो मैं जानता हूँ, इसने नया ऑडी लिया या नया मर्सिडीज लिया, ऐसा जब हमें फीलिंग आता है तो एक दिमाग में ऐसा आता है, यार चल ना मैं भी ले लेता हूँ, राइट? ऐसा एक अंदर से फीलिंग आता है अंदर से कि दैट इज कॉल्ड एनवी, उसको एनवी बोलते हैं। तो एनवी इज द बिगेस्ट ईविल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा इविल जो है वो एनवी है, कि आपने किसी और का कुछ अच्छा होते हुए देखा और आपको एक जेलसी फील हुई और आपको लगा कि मुझे भी वो चीज अपने लिए लेनी है। तो अगर वो आप अपना अगर एक इमोशन को कंट्रोल कर पाते हो कि वो उसकी जिंदगी है, मेरी जिंदगी अलग है, मुझे अपने अपने लेवल पे अपने हिसाब से मुझे जिंदगी जीनी है, वो उसने किया, गुड फॉर हिम, अच्छी बात है, उसने वो चीज वो अचीव कर पाया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। बट मेरे लेवल के हिसाब से मुझे क्या लेना चाहिए, वो अगर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता हूँ तो इट्स अ विन फॉर मी इन लाइफ। सो दैट इज वन ऑफ बिगेस्ट लेसन दैट इज चार्ली मंगर ने सिखाया है एनवी के बारे में। और दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहता था इसी के रिलेटेड, यही टॉपिक के रिलेटेड, कि एक स्टोरी है कि हमारा जो मैंने बताया पेंटर का नाम लिया था कि एक ही यूज्ड टू इन्वेस्ट। हाँ, उनको हमने ये इन्वेस्टमेंट करना सिखाया था। तो उन्होंने 12 साल पहले ये इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते थे, SIP जैसे हम बोलते हैं कि 1000-2000 की SIP। उन्होंने 2020 में वो SIP से टोटल 25 लाख रुपए जमा कर पाए थे 12 साल में, जो जो उनके पेंटिंग जॉब से आता था। Wow. रिलीजियसली अपने बैंक अकाउंट में वो ये डिपॉजिट करते थे पैसा, वो पैसा इन्वेस्ट करते थे, और वो 25 लाख में से वो 3 चीजें कर पाए थे। उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का एजुकेशन और उनका मैरिज कंप्लीट कर पाए थे, और उन्होंने वाह। मलाड में एक छोटा सा एक खोली जो बोलते हैं वो ले पाए थे, और वो पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया था बिफोर द पेंडेमिक। तो उनका नसीब भी अच्छा रहा कि उनको राइट टाइम पे, Yes. और उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि अभी मैंने 2 बच्चों के रिलेटेड पूरी जिंदगी का जो पैसा था जमा किया हुआ वो कर लिया, और एक छोटा सा मेरा घर भी ले लिया जिसमें हम लोग सब फैमिली मेंबर्स रह पाएंगे, और दोनों बच्चे अभी IT कंपनीज में काम कर रहे हैं और उनकी अच्छी खुद की सैलरी हो गई है, तो दे बोथ विल बी एबल टू मैनेज देयर ओन फ्यूचर इन अ बेटर वे। और फिर उनको रियलाइज हुआ कि अभी मेरे पास 6-7 साल बचे हैं, तो अभी मुझे अपना रिटायरमेंट का भी सोचना है। तो ये सब खत्म होने के बाद, उनके जब फाइनेंशियल गोल्स खत्म होने के बाद, उन्होंने ये जर्नी शुरू की थी कि अभी मैं 62 का हो चुका हूँ, मैं 7-8 साल और काम कर पाऊंगा, तो 70 तक मेरे पास एक एक और जमा पूंजी होनी चाहिए जो मुझे और मेरी वाइफ को 85 तक काम आएगी। तो ये मेंटालिटी जो है कि अगर एक पेंटर जो कैश में कमाता है और उनका कुछ फिक्स अर्निंग्स भी नहीं रहता है, अगर वो ये चीज True. अपनी जिंदगी में अचीव कर सकता है तो कोई भी कर सकता है बेसिकली। और Absolutely. Absolutely. मैं और एक चीज लास्ट एक ये पॉइंट के रिलेटेड कहना चाहूंगा कि मैंने 2014 में एक मूवी देखी थी कॉल्ड वन इडियट। शायद मैंने आप लोग दोनों को भी उसकी लिंक भेजी थी। Oh, yes, 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 yes. Yeah. और Yeah. और उसकी एक सीक्वल आई थी, रिटर्न ऑफ वन इडियट। IDFC फाउंडेशन ने वो 2 मूवीज बनाई थी।
तो वो 2 मूवीज की आप ये पॉडकास्ट जब पब्लिश करेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है कि आपका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें वो 2 मूवीज की लिंक प्लीज डालना, डेफिनेटली क्योंकि डेफिनेटली वो मूवीज में ना उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल वे में दिखाया है कि एक आदमी जो जिसको लोग मतलब बच्चे जो है उसको सोचते हैं कि इज लंगूर, और वो 55 ईयर ओल्ड आदमी को दिखाया है कि लोग सोचते हैं कि इसके पास कुछ पैसा ही नहीं रहेगा, ये एकदम लुक्खा आदमी दिख रहा है। एंड लुक्का देन आदमी, yes. हाँ, दैट्स व्हाट दे से इन द मूवी, ये लुक्खा है एक नंबर का। एंड देन दे कम टू नो कि हिज नेटवर्थ इज 100 करोड़। उन्होंने अपनी जिंदगी में वाह ये जो इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है वो बड़े जल्दी मतलब एट द यंग एज ही स्टार्टेड दैट इन्वेस्टमेंट, और उन्होंने वो पैसे को कंपाउंड करते करते 100 करोड़ की नेटवर्क बनाई है अपनी जिंदगी में। तो ये Yes. मूवी से मैं इंस्पायर हुआ हूँ, और मैंने अपना एक फाइनेंशियल गोल रखा हुआ है कि मैं जब 50 साल का होऊंगा तब मेरी नेटवर्थ 100 करोड़ की होगी। तो मैं भी 34 ईयर्स का हो चुका हूँ, 33+, और मेरे पास और 16 साल बचे हैं टू कंप्लीट दिस कंपाउंडिंग जर्नी एंड हैव अ नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़। Absolutely. Okay. So maybe what I want to ask next is again basic questions. With whatever you have explained beautifully, right? So दो चीज है. फर्स्ट चीज है बहुत सारे लोगों को स्पेशली मुंबई में, राइट, उनका सपना होता है कि घर खरीदना है, उसका घर होना चाहिए, राइट, एंड ये सपना इतना इंग्रेन्ड होता है ना हर एक के दिमाग में कि उनका ऐसा रहता है कि जैसे मैं जॉब पे लग जाऊं, फर्स्ट चीज मुझे करना है कि मुझे घर खरीदने का है। ये नहीं देखते कि मेरे पास पैसे कितने हैं, मेरे पास सेविंग्स है क्या, कि मैं डाउन पेमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट घर खरीदना होता है। तो आपके हिसाब से कब मतलब घर खरीदना चाहिए? व्हेन आई एम सेइंग मे बी इन टर्म्स ऑफ एज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कितना पैसे मिनिमम होना चाहिए हाथ में, ताकि लोग प्लान कर सके अपने घर खरीदने का। एंड सेकंड चीज ये है कि आजकल लोगों को इतना कन्वीनियंट हो गया है कि जितना भी हमारे हमारे पास सैलरी आ जाए, कि जो भी खरीदना है, जैसे आपने बताया राइट, नीड्स एंड वांट्स का डिफरेंस, जैसे विवेक एंड आप बता रहे थे कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि किसी के पास गाड़ी है तो हमको भी गाड़ी चाहिए, किसी के पास घर है तो हमको भी घर चाहिए, राइट। तो परफेक्ट। लोग अभी ना ईएमआई की जिंदगी जीने लगे। हमको अच्छा सामने वाले ने खरीदा, हम लोग भी क्यों नहीं कर सकते, हम लोग भी कर सकते हैं, चलो ईएमआई पे खरीदते। तो ईएमआई पे ईएमआई करते करते ऐसा हो जाता है कि अपने हाथ में कुछ नहीं बचता है, फिर बोलते हैं कि इतना भी कमा रहे हो और अपने पास सेविंग्स भी नहीं है और सारा पैसा ना ईएमआई में जाता है। तो ये सारी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें? परफेक्ट, ठीक है। सो आपने जो घर के बारे में और बैंक लोन के बारे में बताया, तो एक बार किसी के साथ मैं ये कॉन्वर्सेशन कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बताई कि काफी लोग ऐसे रेंटल पे रहना, राइट, वो प्रेफर नहीं करते हैं, कि माइंडसेट ऐसा होता है कि खुद का ही घर होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम खुद भी तो ये दुनिया में रेंटल पे ही आए हैं, हम थोड़ी परमानेंटली ये दुनिया में वाओ, रहने वाले Wow. हैं। तो गेम वो चेंजर। जो एक स्टेटमेंट था वो मेरे माइंड पे बहुत इम्पैक्ट कर दिया कि हाउ हाउ यू नो वन इंडिविजुअल कैन थिंक, मतलब इतना सिंपल चीज था और उन्होंने इतना ब्यूटीफुल वे में मुझे बताया। तो पॉइंट बीइंग कि it's a very personal thing for any individual to or any family for them to think about कि मुझे रेंटल पे रहना चाहिए या मुझे अपना खुद का घर खरीदना चाहिए। अ, और इसमें ऐसा है कि अगर आप लॉजिक से देखना चाहो और कैलकुलेशन, जो हम लोग कंपाउंडिंग और वो सब चीज़ों की बात कर रहे थे, वो पर्सपेक्टिव से अगर देखने जाओगे तो खुद का घर खरीदने का इन अ सिटी लाइक मुंबई कभी लॉजिक बनता ही नहीं है। उसका रीजन है कि जब आप एक लोन लेते हो तो आपका खाली टेनेंट, आपका जो ओनर है वो चेंज हो जाता है, आप तो टेनेंट ही रहने वाले हो, यू आर गोइंग टू बी रिमेनिंग ए टेनेंट ओनली, क्योंकि आप पहले रेंटल भर रहे थे अपने ओनर को। अभी आपका जो घर है उसका डॉक्यूमेंट जाता है बैंक के पास ईएमआई और बैंक बन बैंक जाता है आपका आपका ओनर।
और आप बैंक के टेनेंट बन जाते हैं। और उसमें ऐसा है कि बैंक आपको मिससेल काफी चीजें कर सकता है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स काफी चीजें मिससेल करते हैं काफी। बट आप अगर एक भी ईएमआई अगर मिस कर जाते हो तो आपके पीछे उनके लोग लग जाते हैं। आपके आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपको दूसरी जगह से लोन नहीं मिल सकता है, राइट? सो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ लोन वर्क्स आउट। So, while I'm not saying a loan is bad or something, what I'm trying to say is कि sustainability level के perspective से देखें तो मेरा जो EMI का जो कैलकुलेशन है वो वहीं पे आ जाता है जो मैंने 100 रुपीज पे 40-30-30 वाला फॉर्मूला बताया था कि मैं अगर 100 रुपया कमा रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम 30% ही वो मेरी इनकम से EMI पे जाना चाहिए। 30 से अगर ज्यादा जाना है तो मैक्सिमम 40%, सो दैट मेरा सेविंग रेट 30% का रहे बट मेरा 40% में EMI भर रहा हूँ। मतलब 40-30-30 में आपको ये फॉर्मूला पे ये कायम रहना है कि मेरा 40% से ज्यादा मेरा EMI ना जाए। तो EMI के पर्सपेक्टिव से ये हो गया कि मेरा 40% से ज्यादा मेरा नहीं जाना चाहिए। दूसरा कि जब आप नया घर खरीदने जाते हैं तो यूजुअली 20% आपका खुद का डाउन पेमेंट का कंपोनेंट रहता है। सो आपके पास बेसिकली डाउन पेमेंट और फर्नीचर का जो एक्सपेंस होता है, जब आप घर पे शिफ्ट होंगे तो कुछ ना कुछ तो लेंगे, तो वो दो एक्सपेंस को छोड़ के 50% ऑफ दैट अमाउंट, मतलब अगर आपका डाउन पेमेंट है फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपए, 1 करोड़ का घर लिया है, 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट है, फिर आप स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन मुंबई जैसी सिटी में करवाते हैं तो और 3-4 लाख रुपए आपका जाएगा। आप 5-6 लाख का फर्नीचर करवाएंगे तो 30 लाख रुपए आपका अगर खर्चा होता है, 50% ऑफ दैट विच इज 15 लाख रुपए आपके पास एडिशनली होना चाहिए टू बी एबल टू मैनेज दिस। ठीक है, सो ये फॉर्मूला होता है कि अगर आप 1 करोड़ का घर खरीदने जा रहे हैं तो आपके पास लमसम पैसा एटलीस्ट 45 लाख रुपया होना चाहिए सो दैट यू कैन मैनेज एवरीथिंग। और आप 30 लाख रुपए का आपको 70 लाख रुपए का लोन मिलेगा तो 70 लाख लोन के सामने 20 साल की EMI आएगी 70,000 रुपए। मतलब आपका अगर 20 ईयर का टेन्योर है, अगर आपका 8.5% का इंटरेस्ट रेट है तो 70,000 रुपए की EMI आएगी। मतलब अगर आपको 1 करोड़ का घर लेना है तो आपका मिनिमम इनकम एज अ फैमिली 2 लाख रुपया रहेगा, तो आप ये अफोर्ड कर पाएंगे 1 करोड़ रुपए का घर लेना। तो मैंने ये पूरा आपको मैथ इसका बता दिया बेसिकली कि दैट्स हाउ अ लोन वर्क्स आउट। बट अगर आपको इसको लॉजिकल वे में देखें, जो कॉन्वर्जेशन मैंने और विवेक ने बहुत बार किया है, हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं तो उसमें ऐसा आता है कि मैं एक घर लेता हूँ, उसकी नए बिल्डिंग में मैंने एक घर लिया, वो बिल्डिंग का शेल्फ लाइफ ही 15 साल का होता है। 15 साल के बाद ना लीकेजेस शुरू हो जाते हैं, लिफ्ट खराब हो जाती है, लिफ्ट रिप्लेस करवाना होता है, देयर लॉट ऑफ इश्यूज, पेंटिंग करवानी होती है, कितने सारे इश्यूज बिल्डिंग के आते हैं 15 साल। तो मैं जब 20 साल गिन लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि लोन का भी 20 साल का टाइम, तो मैं 20 साल के लिए वो लोन लेता हूँ और मैं ऐसे सोचता हूँ कि यही बिल्डिंग में मैं पूरी जिंदगी गुजारूँ। बट होता क्या है कि वो सेम फ्लैट जो मैं 1 करोड़ रुपए में ले रहा हूँ और जिसके ऊपर मैं 70,000 रुपए का EMI भर रहा हूँ, वो अगर मैं रेंट करता हूँ वही सेम लोकेलिटी में, क्योंकि बहुत सारे फ्लैट्स अवेलेबल है, मतलब देयर इज अ ह्यूज डिमांड सप्लाई गैप फॉर रेंटल ऑल्सो, मतलब वही सेम मैं रेंटल पे जाता हूँ लेने के लिए, तो मेरा EMI की जगह जो रेंट है वो हो जाएगा 40,000 रुपए। तो मैंने स्ट्रेट अवे 30,000 रुपए वहीं पे बचा लिए मेरे। और मेरा जो डाउन पेमेंट था जो मैं 30 लाख का करने वाला था वो मेरा पूरा बच गया। अब मैं अगर ये साइकिल जो है वो 10 साल तक फॉलो कर पाता हूँ, मतलब मैं घर रेंटल पे ही 10 साल तक रहता हूँ और मैं ये EMI नहीं भरता हूँ, मतलब मैंने महीने का एवरेज 30,000 रुपये बचाया है, सालाना हो जाता है 3,60,000 रुपीज, 10 साल का हो जाता है 36 लाख रुपया। और उसके साथ मैंने पहले ही बचा लिया था मेरा 30 लाख रुपया, तो मैंने 46 लाख रुपीज बचा लिए। ठीक है, और वो मैं अगर ये जो हमने कंपाउंडिंग का बात किया था, अगर वो मैं इन्वेस्ट कर पाता हूँ तो वो 46 लाख का वैल्यू मोटा मोटी हो जाता है 1 करोड़ रुपया 14% की कंपाउंडिंग से। वही सेम घर जो मैंने आज ले लिया है, क्योंकि मेरा इम्पल्स था, मेरा इमोशंस था कि मुझे आज के आज लेना है, वो 1 करोड़ का घर की वैल्यू 10 साल के बाद
मोटा मोटी जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग हो गया होगा 10 साल पुराना, ठीक है, तो उसकी जाएगी 1 लाख, 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 25 लाख, ठीक है। सो 10 साल के बाद जब मैं वही घर पे एक्चुअली टेनेंट के जैसे तो रह ही रहा था, उसी के लेवल के घर पे, तो मेरा लाइफस्टाइल तो कोई तरह के से इम्पैक्ट नहीं हुआ। खाली क्या है, मैं दूसरों को बोल नहीं पाया कि ये मेरा खुद का घर नहीं है, मतलब दैट इज द ओनली डिफरेंस ना, दैट्स द ओनली डिफरेंस कि मैं नहीं बोल पाऊंगा कि ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ पे रेंटल पे रह रहा हूँ, ये किसी और का ओनरशिप का घर है। बट अगर मैं वही सेम चीज फॉलो करता हूँ, तो वो 10 साल में वो घर को मैं ऐसे ही खरीद पाऊंगा विदाउट एनी लोन्स और लाइबिलिटी। जो मेरी 10 साल की लोन है, मैंने टाइम सेव कर, 20 साल की लोन है, उसको मैंने 10 साल मैनेज करके लोन को जीरो कर दिया, और मेरे पास वो 1 करोड़ रुपया है बचा हुआ, जो मैं यूज कर सकता हूँ टू बाई दैट प्रॉपर्टी। एंड दिस आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन माई ओन लाइफ। तो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नॉट दैट मैं खुद एक ओन्ड घर में रह के फिर दूसरों को ये नहीं कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ आई वुड शेयर बेसिकली कि अगर लॉजिक से और कैलकुलेशन से जाएंगे तो इट विल नेवर मेक सेंस टू बाय अ प्रॉपर्टी इन अ सिटी लाइक मुंबई स्पेशली। बट अभी ऐसा Yes. ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में हर सिटी में हो गया, क्योंकि रियल एस्टेट का वैल्यूएशन बढ़ नहीं रहा है बड़े पैमाने पे, 3-3.5%। सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखेंगे तो शायद ज्यादा पैसा मिलेगा। और रियल एस्टेट का एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव है वो ये है कि जब मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट आती है तो मैं अपना बाथरूम नहीं सेल कर पाता हूँ, मुझे पूरा घर सेल करना पड़ता है। और दूसरी चीज की बायर मिलना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है एक टाइम के बाद। यूजुअली एक प्रॉपर्टी का जो स्वीट स्पॉट टाइम पीरियड बोला जाता है वो 3 से 6 ईयर्स के बीच में था। मतलब एक बिल्डिंग जब नया बनता है ना, तो पहले 3 साल में काफी चैलेंजेस आती है, पानी के रिलेटेड, गैस के रिलेटेड। तो तीसरे साल के बाद ना सब स्टेबिलाईज होना शुरू हो जाता है, तो तब वो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है, और 6-7 ईयर तक वो बढ़ती है या स्टेबल रहती है, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी चली जाती है। तो आप 10 साल पुराने बिल्डिंग में बेचने जाएंगे तो वो आदमी बोलेगा कि देखो, आप जो भाव बोल रहे हैं उसी के आजू बाजू में मुझे यहाँ पे नया बिल्डिंग में नया विद न्यू एम्यूनिटीज एवरीथिंग अवेलेबल, मुझे उससे 10-20 लाख रुपए ज्यादा में मिल रहा है, तो मैं क्यों तुम्हारे साथ निगोशिएट करने बैठूं, मैं ले लेता हूँ उधर। दैट्स हाउ इट अच्छा वर्क्स अच्छा। आउट टू बी। तो जस्ट ये सिचुएशन में है ना जहाँ कि ठीक है मैं रेंट के घर पे रह रहा था, तो ये सिचुएशन में ये कि क्या मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? I mean, क्या जब ना शर्मा जी का बेटा कहाँ निकल गया, उसने अपना घर खरीद लिया, उसने अपना गाड़ी खरीद लिया, वो इतना सक्सेसफुल हो गया। तो क्योंकि ये क्योंकि ये जो पीयर एक प्रेशर जो इंडिविजुअल होता है ना, ये पीयर प्रेशर बहुत बहुत ही खतरनाक होता है। तुम्हारे दिमाग में बहुत ही बड़ा ये क्रिएट करता है। हाउ डू आई इंश्योर कि मेरे को सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, हाउ डू आई इंश्योर कि मेरा एक इमेज बना है या नहीं बना है। तो इससे भी मुझे एक बहुत फनी चीज याद आई कि एक आप जब रियल एस्टेट या फ्लैट खरीदते हो या लैंड खरीदते हो, तो आप इजीली बता पाते हो किसी को कि देखो मैंने दहीसर में एक फ्लैट लिया है, मेरा ट्रू। मेरे गाँव के नजदीक एक 10 एकड़ का जमीन मैंने लिया हुआ है, आप किसी को भी बता पाते हो। बट आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो किसी को नहीं बता पाते हो। स्टेटमेंट नहीं बता पाते। दैट इज द प्रॉब्लम। और वो डर भी रहता है कि मैंने किसी को बता दिया मेरे पास इतना लिक्विड पैसा है, नजर लगे। कल उसको जरूरत पड़ेगी मेरे पीछे भागे, तेरे म्यूचुअल फंड में है ना, थोड़ा निकाल के दे मुझे। बट या सो वो भी होता है कि काफी बार हम काफी चीजें जिंदगी में करते हैं विच वी एंड अप डूइंग जस्ट टू शो इट टू अदर्स, नॉट फॉर आवर पर्सनल कंजम्पशन और पर्सनल बेनिफिट्स। बट आई एम नॉट अगेंस्ट रियल एस्टेट पर से एज एन इंडिविजुअल। हमें अगर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है और मैंने जो बताया वो बेसिक रूल्स अगर हम लोग फॉलो कर पाते हैं कि 40% से ज्यादा हमारी इनकम का नहीं जाता है पैसा उसके पीछे, और अगर हम लोग हमारा सेविंग्स में से भी मैक्सिमम पैसा उसके पीछे नहीं चला जाता है, देन इट्स अ यस। गुड दिस थिंग। क्योंकि एक है ना, एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन वाली भी चीज होती है कि जैसे विवेक बता रहे थे कि पापा ने तो बोल दिया कि शर्मा जी के बेटे ने ये ले लिया, कुंतो जी के बेटे ने क्या किया। बट क्या काफी बार ऐसे हो जाता है कि आपके एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी लगता है कि हाँ, मतलब समटाइम्स यू फील कि हाँ मैंने अपना एक घर ले लिया।
So if you know, ये एग्जैक्ट पॉइंट पे मुझे यही चीज पूछना था. हैप्पीनेस, राइट? द हैप्पीनेस क्वोशंट ओवर हियर. एक फाइनेंशियल जर्नी में वन थिंग जो है हम लोग, मैं अब तक जो हम लोग कर रहे हैं या जो भी देखा है, वन इज आप डिसाइड तो कर लेते हो कि चलो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, वो एक आपका फर्स्ट स्टेप हो गया मे बी, राइट? सेकेंड देन मे बी द कंसिस्टेंसी और द डिसिप्लिन कि ओके ये ब्लाइंडर्स के साथ मुझे ये फॉलो करना है, दैट कम्स एज अ डिसिप्लिन एस्पेक्ट. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप ये जो दो डिफिकल्ट स्टेप ले लेते हो, आपका इवेंचुअल आउटकम क्या होता है? द हैप्पीनेस एस्पेक्ट ऑफ बिलीविंग योरसेल्फ कि ठीक है, नाउ आई हैव रीच्ड हियर. जो वो जो पेंटर के साथ हुआ था, राइट? उसने एक ड्यूरेशन के लिए किया एंड देन वो एक जो उसको संतुष्टि थी या फिर उसको एक रिलैक्सेशन था कि यस आई हैव डन समथिंग इन माय ओन लाइफ, इवन इफ माय जॉब वाज नॉट स्टेबल, या फिर बोलते हैं ना कि मेरा कोई फिक्स्ड इनकम नहीं था, बट आई कुड स्टिल सस्टेन इट एंड नाउ आई हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर आई कैन freely make more decisions independently. I can make more decisions, and that is what वो financial quotient आपका determine होता है when you start following it in the right way, right? Absolutely. And I always feel कि your time should be your time. कि आप ये जिंदगी में आए हो तो ऐसा टाइम आना चाहिए कि सुबह उठ के वो if you remember, तो there was this movie called मुझसे शादी करोगे, अक्षय कुमार एंड सलमान खान का मूवी. तो शाहरुख खान वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर. तो वो हर सुबह उसकी वाइफ बोलती थी कि आज दुग्गल साहब तो आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि आप दुग्गल साहब जैसे हो. हर सुबह आप डिसाइड कर पाओ कि आज दुग्गल साहब को क्या बनना है. तो उसके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने अपना कॉल के स्टार्टिंग में बताया था कि डोपामिन हमारे अकाउंट में हर महीना आता है, तो हम उसके लिए घोड़े के जैसे ऐसे पूरा महीना काम करते रहते, भागते रहते. बट इफ वी अचीव, मतलब उसके लिए ना ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा पैमाने पे कुछ करोड़ों रुपए बनाने हैं, बट अगर हम लोग इतना पैसा बना पाते हैं कि हमको जो हमारे महीने का बेसिक रोटी कपड़ा मकान का जो एक्सपेंस है वो हमारा अगर मैनेज हो जाता है, अगर हम रेंटल पे रह रहे हैं तो एक रेंट, हमारा खाने पीने का खर्चा, उतना अगर हम लोग सेविंग भी कर पाते हैं कि उसके रिटर्न्स में से उतना भी हमारा निकल जाए, तो इट गिव्स अस काइंड ऑफ फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट डू वी डू विद आवर टाइम. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमने अगर यहाँ पे जन्म लिया है तो वी हैव कम विद काइंड ऑफ अ पर्पस इन लाइफ. कुछ पर्पस हमारे हमारे लिए था. दैट्स व्हाई वी आर बोर्न एज ह्यूमंस. तो हम खाली वो जॉब्स करते रहेंगे या ऐसी चीज करते रहेंगे जो विच इज नॉट प्रोडक्टिव इन एनी वे इन आवर लाइफ, तो एक टाइम के बाद वी विल बिकम लाइक रोबोट्स. हम लोग बोरिंग रोबोट्स बन जाएंगे. तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम खुद का टाइम खुद के बेसिस पे मैनेज कर पाते हैं, और हम लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैं अभी कुछ बोलना चाहूंगा कि हम खुद कुछ डिसाइड करते हैं कि जिंदगी में कुछ करना है, कुछ जो हमारे पैशन हो, हमारा अंडरस्टैंडिंग हो कि ये चीज हम अच्छे से कर पाते हैं, वो अगर हम लोग कर पाते हैं तो देन स्काई इज द लिमिट इन लाइफ. क्योंकि फिर हमें कोई चीज का डर नहीं रहेगा, हम डर के बिना जिएंगे और डर के आगे जीत है, तो वो वैसा हो जाता है. Absolutely. So on that note, I think we have come to the end of this podcast. So Kshitij, thank you so much for coming over and doing this podcast with us. Actually, there are so many other topics that we want to cover. ये तो हम लोग ने सिर्फ एज ए बिगिनर हम लोग ने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लिया है कि क्या क्या होता है, कि मतलब म्यूचुअल फंड्स क्या है या इन्वेस्टमेंट क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, और घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. बट देर आर डीपर टॉपिक्स ऑल्सो, जैसे आपने खुद बताए एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और कौन से चीजों पे हम लोग को इन्वेस्ट और करने चाहिए, स्टॉक मार्केट. सो देर आर मेनी अदर थिंग्स, बट देन वी वांट टू डू एज अ सेकेंड एपिसोड, बट इन पर्सन दिस टाइम, not like virtual kind of a setup. So, but for now, I think it was a very good beginner point for us to understand the financial planning. So thank you so much once again for coming over and doing this podcast with us. Thank you very much both of you for having me over. So I am happy कि आप लोग ने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं ये कॉल पे आ सकूं. तो thank you very much for that.
No, 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 not at all. Thank you, Kshitij. Thank you so much for watching the episode patiently till the end. We hope you enjoyed the episode. We'll meet you again in the next episode. Till then, if you like our podcast show, then please do like, share, subscribe, and let us know your feedback in the comment section.